आर्या की पलकें बंद हो गई और उसने अगम की पीठ पर अपनी बाहें कस दी, पर अगम ने अपने आप का कंट्रोल बनाए रखा और आहिस्ता से बोले, सो जाओ, मैं यही हूँ। कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ खिड़की से छनकर आती चांदनी का ही प्रकाश था। अगम ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने आर्या की तरफ देखा तो संयम छूट जाएगा। आर्या ने उस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। अगम ने भी उसके हाथ को हटाने की कोई कोशिश नहीं की। खामोशी से उसके करीब होकर वो यूं ही झुका रहा। उसके करीब होने के एहसास भर से आर्या शांत हो गई। जब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो गई तो अगम उसकी पकड़ से छूट गया। वो बैठकर उसके गाल को अपनी उंगलियों से प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम कमजोर पड़ सकती हो, मैं नहीं। हम दोनों दिया और बाती जैसे हैं। बाती जलती है तो तपता तो दिया भी है। बाती का जलना सबको दिखता है, दिए का तपना किसी को नहीं। बाती जलकर खत्म हो जाती है, दिया अकेला बचता है तड़पने को। और इस बार मैं अकेला नहीं तड़पना चाहता। जलकर खत्म नहीं होने दूंगा तुम्हें, पर इस आग में तपेंगे दोनों ही। बेकरारी के आलम में लम्हा लम्हा भारी होता है। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है भला, पर क्या करे, तेरे बिन जीने से अच्छा है कि तुझे देखकर जिया जाए। प्रोफेसर राणा ने अब उसके गाल पर मौजूद अपनी हथेली को देखा और अनायास ही अंगूठे को आगे सरकाकर उसके भरे हुए नम मुलायम होठों को छुआ। फिर अंगूठा हटाते हुए उसके होठ के कोर के पास एक हल्का सा चुंबन देते हुए पीछे हट गए। आर्या के होठ नींद में ही खिल उठे। हल्की मुस्कान उभरी और अगले ही क्षण तुरंत सहज भी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान उभरकर अगले ही पल शांत हो जाती है। एक बार पलटकर प्रोफेसर अगम ने फिर उसकी तरफ देखा और उसके बाद देखते ही देखते ओझल हो गए। अगम सारी रात जंगल में घास पर लेटकर करवटें बदलता रहा। आर्या को गले लगाने का एहसास उसकी चेतना में दौड़ता रहा। उसकी बाहों का खुद पर कसे होने का एहसास महसूस कर वो बार बार मुस्कुराता रहा। पिछले जन्म में तो ये एहसास महसूस ही नहीं किए गए थे। कभी उसको खुद से आगे बढ़कर सीने से नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वक्त पर पहुंचा था उसके पास, पर वो उसे बाहों में समेटता उससे पहले ही उसने जमीन पर दम तोड़ दिया था। उधर आर्या को अब तक होश नहीं आया था। वो नशे की वजह से सोई हुई थी। सुबह जब आंख खुली तो आर्या को रात में जंगल की कुछ बातें याद आई। वो बड़बड़ाई, मैं तो जंगल गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? सच में गई थी या फिर सब कुछ ख्वाब था? वो कंफ्यूज हो गई और उठकर बोली, अभी समझ आ जाएगा कि सच था या फिर सपना। बाइक यहाँ हो ही नहीं सकती, वो तो जंगल के बाहर मिलेगी। आर्या उठकर बाहर निकली तो देखा बाइक जगह पर ही पार्क थी। वो मन ही मन बोली, बाइक भी यहाँ है, मतलब सब कुछ एक ख्वाब था। वो मेरे एहसास वाला साया, उसने जंगल में मुझसे बात की, मुझे सीने से लगाया, सब कुछ ख्वाब ही था। मेरे माथे को चूमा भी तो था, सब हकीकत में नहीं हुआ था क्या? इसके बाद का कुछ याद क्यों नहीं? पर मुझे सब सच जैसा क्यों लग रहा है? वो दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगी, पर कुछ याद नहीं आया। उसने खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखा। चेहरा रोज के मुकाबले काफी खिला खिला लग रहा था। वो खुद की बाहों को सहलाते हुए बोली, उसकी छुअन अभी महसूस हो रही है। उसकी बाहें अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई सी लग रही है। वो सुकून जब उसने अपने लब से मेरी पेशानी को स्पर्श किया, उफ, वो लम्हा बस मेरे होश ही छीन ले गया। काश उससे कुछ बात कर पाती। मुझे कैद कर लिया है उसने अपने एहसासों में, पर खुद क्यों नहीं कैद होता? अगर ये एहसास प्रोफेसर राणा ही है तो क्यों दूर भागते हैं? क्यों एक नजर देखते तक नहीं? कौन हो यार, हर पल पागल किए जा रहे हो, कोई रिहाई नहीं मिलती। खुद भी तो बंद होना मुझसे, सिर्फ मुझे बांध दिया है अपनी दीवानगी में। तुम्हारा दीवानापन भी तो दिखाना चाहिए। मेरी भी तो ख्वाहिशें हैं, उन्हें भी तो कोई तवज्जो दीजिए। खुद का मन होता है तो आ जाते हैं साल में एक दिन, बाकी पूरे साल कोई मर रहा है या जी रहा है कोई मतलब ही नहीं। कैसी दीवानगी है ये, कैसा रिश्ता है ये? आर्या ने नहा धोकर फटाफट नाश्ता किया और कॉलेज जाने के लिए निकल गई। वो मन ही मन बोली, देखिए जरा प्रोफेसर साहब के क्या हाल है। मेरे नजर ना आने में कोई बेताबी है मुझे देखने की, या फिर अभी वही सख्त जान बने हुए हैं। कॉलेज में बाइक पार्क करके वो नीचे उतरी तो वही क्लासमेट सृजन मिल गया। सृजन मुस्कुराते हुए बोला, हे टॉम बॉय। आर्या ने जवाब दिया, हाय, क्लास में नहीं चला, यहाँ क्या कर रहे हो? सृजन ने कहा, क्लास में मन नहीं लगता इसलिए नहीं जाता। आर्या ने आंख की आईब्रो उछालते हुए करीब झुककर मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, क्यों भाई, मन को क्या हुआ, कोई चक्कर वक्कर है क्या? जवाब में सृजन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, चल चलते हैं क्लास में। आर्या ने हंसते हुए कहा, ओए सुन जरा संभल कर, हाँ मैं भी लड़की ही हूँ, कहीं तेरी चक्कर वाली पूरा ना मान जाए मुझे तेरे साथ देखकर। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर राणा पर नजर पड़ी जो गाड़ी पार्क करके कदम बढ़ा रहे थे। सृजन ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आना। कहते हुए सृजन ने उसके गले में अपनी बाहें फंसाते हुए कदम आगे बढ़ाया। आर्या ने भी उसका हाथ नहीं हटाया। वो भी आगे बढ़ती हुई हंसकर बोली, ये मत कह दियो कि मेरे बिना ही क्लास में मन नहीं लग रहा था। मुझे पता है कि मैं वो ख्वाब वाली लड़की नहीं हो सकती किसी लड़के के लिए। सृजन ने जवाब दिया, अच्छा बहुत कॉन्फिडेंस है तुझे, हो सकता है ना कि किसी की पसंद यूनिक हो, उसे ये चमक दमक छोड़कर सिंपलिसिटी पसंद हो। आर्या ने हंसकर कहा, हाँ, चल सुन, ऐसी बातें मत कर, तू कितना भी सहज दिखले, पर मुझे पता है कि तुझे मैं सख्त ना पसंद हूँ। फर्स्ट डे ही तुझसे बहस जो कर ली थी और तब तेरे इर्द गिर्द चमक दमक वाली परियां ही नजर आई थी मुझे। सृजन ने जवाब दिया, कोई मुझे घेरे रखे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी उसे घेर कर रखना चाहूँ। आर्या ने कहा, ओहो चल, कोई पसंद आएगी तो बताना, मुझे भी देखना है कि कितनी सिंपल लड़की को तू पसंद करता है। सृजन ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, तुमसे सिंपल तो शायद ही कोई लड़की होगी। आर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, रहने दे, हाँ लाइन दे रहा है मुझे, फ्लर्ट कर रहा है। सृजन ने कहा, नहीं बस एक बात कहती यूं ही, जानता हूँ कि तू लाइन लेने वालों में से नहीं है। दोनों को यूं हंसते बातें करते देखकर प्रोफेसर अगम को चिढ़ हो रही थी और फिर सृजन की बाहें आर्या के गले में थी जो अगम से देखा नहीं जा रहा था। वो कैबिन में चले गए और खिड़की के पर्दे से झांकना चाहा तो देखा कि आर्या ने उसके हाथ को हटा दिया था और दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए थे। प्रोफेसर ने मन ही मन सोचा, तो क्या वो मुझे देख चुकी थी, मुझे दिखाने के लिए ये सब कर रही थी, मुझे जलाने के लिए? पर अगले ही पल अपनी सोच को नकारते हुए सोचने लगी, नहीं उसने मुझे नहीं देखा, वो लड़का ही वहां पहले से खड़ा था, मैं तो उसको एहसास भी नहीं होने देता कि वो मुझे पसंद है, तो वो क्यों करेगी ऐसे वाहियात सी कोशिशें? वो नहीं कर सकती। इधर आर्या ने क्लास में कदम रखा तो सिद्धू और परिधि ने पहले सृजन को घूर कर देखा, फिर सृजन के अपनी सीट की तरफ बढ़ जाने के बाद उससे बोले, तू तो आज भी नहीं आने वाली थी ना, और ये तेरे साथ क्या कर रहा है? तू जब से नहीं आ रही है तब से ये भी नदारत ही चल रहा था, एक दिन ही आया था क्लास में, उसके बाद से आज नजर आया है। परिधि ने कहा, सही कह रहा है सिद्धू, बोलना ये कहां से मिल गया तुझे? आर्या ने जवाब दिया, अब इसके घर तो जाऊंगी नहीं, पार्किंग में खड़ा था, मुझे देखा तो बात करने लगा, मैंने भी तब तक प्रोफेसर राणा को देख लिया तो मैंने भी साथ दे दिया बातों में। सिद्धू ने हैरानी से कहा, तू कहना क्या चाहती है, प्रोफेसर राणा पे असर देखने की ख्वाहिश है क्या तेरी? आर्या ने हंसकर जवाब दिया, जी जनाब, सही समझे, वो बेरुखी पर बेरुखी दिखाए और हम उनका जी भी ना चलाए, अब हम इतने भी शरीफ तो नहीं। सिद्धू ने परिधि की ओर देखकर कहा, देख परी, पागल होती जा रही है आर्या, मैं बता रहा हूं तुझे पहले ही, प्रोफेसर इसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता और ये उसे जलाने की कोशिश में इस छचुंदर के साथ बकबक करती घूम रही है। आर्या ने बैग से किताब निकालते हुए कहा, छचुंदर था, अब नहीं है, वो सुधर गया है। तभी प्रोफेसर राणा ने क्लास में एंट्री की तो सब शांत हो गए। आर्या भी आज उठकर क्लास से बाहर नहीं गई। इतने दिन बीत गए थे, उसे प्रोफेसर राणा की एक झलक तक नहीं दिखी थी। आज उन बीते दिनों की कसर पूरी करते हुए उन्हें जी भरकर देख लेना चाहती थी। प्रोफेसर राणा का चेहरा भी आज खिला खिला था। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किताब रखते हुए उन्होंने निगाहें उठाकर पल भर के लिए आर्या की तरफ देखा, फिर उसकी नजर उठने से पहले ही अपनी नजर हटाकर बोर्ड की तरफ घूम गए। उन्होंने कहा, आज टेस्ट होगा। आर्या ने नाखुशी से उनकी ओर देखा। सिद्धू और परिधि नीचे चेहरा झुकाए मुंह दबाकर मुस्कुरा उठे। आर्या रजिस्टर से शीट निकालते हुए मन ही मन गुनगुनाई, बहुत बुरे इंसान है सच में, सोचा था कि जी भर कर देखूंगी तो इन्हें आज ही टेस्ट लेने की सूझ गई, टेस्ट दूंगी तो देखूंगी कैसे इनको। प्रोफेसर राणा ने सबकी तरफ देखा तो आर्या के चेहरे के भाव भी नजर आ गए। उनके चेहरे पर दबी सी मुस्कुराहट उभरी और वो सवाल बोलने लगे। सब स्टूडेंट्स नोट करने लगे। सबके झुके सिर को देखने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें उठाई और आर्या के उतरे चेहरे की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, जब इतने दिन गायब रहकर मुझे सताया है तो आज कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खुद को देखने का मौका दे दूंगा। तुम मुझे खुद को एक नजर देखने को तरसाओगी तो तड़पाना तो मैं भी जानता हूं, जी जलाना सिर्फ तुम ही नहीं जानती, मैं भी जानता हूं। सभी स्टूडेंट्स जवाब लिखने लगे और प्रोफेसर राणा यहाँ वहां टहलते हुए सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ आर्या को देखते रहे। कुछ देर बाद वो पीछे से आगे आते हुए आर्या की बेंच पर अपनी हथेली रखते हुए उसके पास जैसे ही झुके तो उनकी हथेली आर्या की टेस्ट शीट पर पड़ गई। आर्या का जी सन्न से रह गया।
क्या आर्या कर रही थी चीटिंग? क्या एक बार फिर प्रोफेसर अगम निकाल देंगे उसे क्लास से? रहस्य और रोमांच से भरी जन्मों के सफर की ये प्रेम कहानी क्या रंग लाएगी? क्या अगम की हो जाएगी आर्या? जानने के लिए सुनते रहिए, मैं तेरा ही दीवाना हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12। उसने तुरंत उनकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी और बोली, मैंने क्या किया? मैं नहीं दूंगी अपनी शीट, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, सिर तक तो उठाया नहीं मैंने। प्रोफेसर राणा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, अब मैं बोलूं? आर्या ने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, आपकी टेस्ट शीट लेने नहीं आया, ये कहने आया था कि बेल बजने पर अपनी पूरी लाइन की शीट आप इकट्ठी करके मुझे देंगी। आर्या की जान में जान आई। दरअसल सर टेस्ट के मामले में बहुत सख्त थे, जरा सी चीटिंग या बातचीत करते देख कर फौरन शीट छीन लिया करते थे, फिर चाहे कोई रोए या गिड़गिड़ाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अब आर्या के हाथ के नीचे से अपनी हथेली खींची। आर्या का ध्यान गया कि बेख्याली में वो उनके हाथ पर ही अपने हाथ को रखे बैठी थी। प्रोफेसर राणा ने बाकी रो की भी फर्स्ट बेंच पर बैठे स्टूडेंट से अपनी रो की शीट इकट्ठी करने को कहा और पोडियम की तरफ जाकर चेयर पर बैठ गए। आर्या लिखने में व्यस्त थी तो प्रोफेसर अगम उसे खामोशी से देखने लगे। रहस्य और रोमांच से भरी जन्मों के सफर की ये प्रेम कहानी क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए, मैं तेरा ही दीवाना हूँ, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 13। क्लास ओवर हुई तो आर्या ने अपनी रो की टेस्ट शीट्स इकट्ठी की और